साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में मुगल राजवंश की स्थापना के संबंध में चर्चा की जाए। मित्रों मुगल महान वटवृक्ष की स्थापना बाबर ने किया था। साथियों बाबर का जो जिक्र आता है तो आपके मन में एक बात जरूर उठती है कि आखिर बाबर था कौन, कहाँ से आया और उसकी गतिविधियां क्या थी और साथ ही साथ किन परिस्थितियों में बाबर ने भारत भूमि पर अपना कब्जा जमाया। तो मित्रों ऐसी स्थिति में हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को फरगना ट्रैक्स अक्सियाना फरगना मध्य एशिया में पड़ता है और वहां पे 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पिता मित्रों उमर शेख मिर्जा, ये जो है तैमूर का 5वां वंशज था, तुर्क था। यानी बाबर का पिता तैमूर का 5वां वंशज तुर्क था। तैमूर लंका आप नाम सुने हुए होंगे। तैमूर क्या था, तुर्क था और इस तरह से बाबर का जो पिता था वो कौन था, तुर्क था। अब बाबर की माता कुतलुग निगार खानम ये चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। साथियों इस बात को आप स्पष्ट हो जाइए कि बाबर की धमनियों में दो महान राजवंशों का जो है रक्त दौड़ रहा था। ऐसे में साथियों एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इसी वजह से बाबर बहुत ही शक्तिशाली था। दो दो लोगों को अपनी कांख में दाबकर किले की दीवार पर दौड़ सकता था बाबर। भरी भरी नदियों को तैर कर पार कर सकता था बाबर। यानी कुल मिला के विलक्षण प्रतिभा का धनी और अदम्य साहस से युक्त शासक था बाबर। अब मित्रों 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। अल्पायु में 11-12 वर्ष की अवस्था में वो फरगना की गद्दी पर बैठा और काबुल पर अधिकार करने के बाद उसने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि धारण की। अब ये मिर्जा की जो उपाधि थी इसकी पैतृक उपाधि थी। अब बादशाह की उपाधि धारण करने का मतलब इसका धार्मिक से संबंध था, यानी खलीफा से कहीं न कहीं से दूरी बनाने की बात थी। यहाँ पे एक प्रभुत्व संपन्न शासक आप समझ लीजिए इस बात को। उसके बाद साथियों अब बाबर मध्य एशिया की राजनीति में उलझना नहीं चाह रहा था। ऐसे में उसको जो है भारत की तरफ बढ़ने की एक उसकी लालसा थी, भारत की तरफ बढ़ने के लिए उसकी एक इच्छा थी। अब उसी समय भारत में हो क्या रहा था, भारत में छोटे छोटे प्रांत थे जो आपसी बात को लेकर कहीं न कहीं से विवादित रहते थे, झगड़ा झंझट में लगे रहते थे, छोटे छोटे टुकड़ियों में बटे हुए थे और जो बाबर के लिए सुनहरा मौका था। यानी भारत अखंड भारत का कोई स्वरूप ही नहीं था। छोटे छोटे दिल्ली पे कहीं किसकी, मेवाड़ पे कहीं किसकी, विजयनगर पे कहीं किसकी, बहमनी पे कहीं किसकी, कुल के पूरा भारत कई लगभग दसियों प्रांतों में बटा हुआ था जो छोटे छोटे बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। ऐसे में बाबर के लिए बहुत बड़ा अवसर था। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि शुरू में बाबर ने 4 अभियान किए। यद्यपि इन 4 अभियानों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ आपको बताना चाहेंगे कि बाबर का जो पहला अभियान था वो 1519 में बजौर और भेरा पर हुआ। बजौर और भेरा पर 1519 में बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बारूद का प्रयोग किया। उसके बाद बाबर का दूसरा अभियान ये 1519 में पेशावर में हुआ और बाबर का तीसरा अभियान बजौर तथा भेरा पर पुनः हुआ और बाबर का जो चौथा अभियान था वो 1524 में लाहौर तथा पंजाब तक पहुंचाया था। लाहौर और पंजाब को जीतने के बाद बाबर वापस लौट गया। अब साथियों बाबर का जो 5वां अभियान था ये ऐतिहासिक है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का जो है ये 5वां अभियान हुआ और यह 5वां अभियान बाबर दिल्ली के शासक राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली
की गद्दी पर पदासीन था और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हो गया, क्योंकि इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के भूमि में मारा गया। साथियों, अब आइए यहाँ थोड़ा सा एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है इतिहासकारों के मध्य में, या यूं कह लीजिए राजनीतिक विश्लेषकों के मध्य में, राजनीतिक चिंतकों के मध्य में, कि आखिर बाबर को भारत भूमि पर किसी ने बुलाया था या बाबर खुद आया था। ये चर्चा का विषय है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे इस पे 3 पॉइंट जो इतिहास में विशेषकर मिलते हैं। वो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए पंजाब का गवर्नर था, उसका नाम था दौलत खां लोदी, और इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी, और एक मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इन 3 नामों का विशेष उल्लेख मिलता है कि यही 3 लोगों ने बाबर को भारत भूमि पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। अब ऐसे में इनके पीछे तर्क, साथियों सवाल यह है कि आखिर दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी और राणा सांगा, ये तीनों बाबर को भारत पर बुलाना क्यों चाह रहे थे? प्रश्न उठता है, क्योंकि ये तीनों कहीं न कहीं से इस हसरत को लिए जी रहे थे कि दिल्ली पर उनका अधिकार होगा। राणा सांगा इसी फिराक में थे कि कब इब्राहिम लोदी मरे और हम दिल्ली पर कब्जा कर ले। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, ये दोनों इब्राहिम लोदी से युद्ध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिराक में थे कि हम किसी तरीके से दिल्ली की गद्दी पा जाए। साथियों, लगता है क्योंकि इतिहास तर्कों पे आधारित है, साक्ष्यों पे आधारित है, ऐसे में निश्चित रूप से विद्वान इस बात पर पहुंचते हैं कि क्यों न हो इन लोगों ने इसलिए बुलाया था कि बाबर आएगा और हिंदुस्तान को लूटेगा और चला जाएगा। उसके बाद उसी खंडहरों पर ये अपने अपने साम्राज्यों की स्थापना करेंगे। इसी लालच में इन लोगों ने बाबर को बुलाया रहा होगा। अब सवाल ये है कि राणा सांगा ने बुलाया था या नहीं, इस पर इतिहासकारों के अनेक मत हैं, लेकिन बाबरनामा स्पष्ट कहती है कि इब्राहिम लोदी की बेमनस्ता की वजह से राणा सांगा ने बुलाया था, ऐसा बाबर ने खुद लिखा है। अब बाबरनामा की प्रामाणिकता प्रश्न चिन्ह पे आ जाए, बात की बात है। आगे आप साथियों आपको बताना चाहेंगे, मित्रों टॉपिक पे आइए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ। साथियों, और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि तुलगमा रण पद्धति से यह युद्ध लड़ा और बाबर उज्बेकों से तुलगमा रण पद्धति सीखा था, और तोपों को सजाने, पहली बार तोपों का प्रयोग भारत में हुआ। तोपों को सजाने के लिए रूमी विधि का प्रयोग किया गया। किस विधि से? रूमी विधि का प्रयोग किया गया, यानी 20 गड्ढा खोद खोद के गड्ढे के किनारे पर तोपें लगाई गई, बीच में गड्ढा जहां सैनिक गिरते थे और उसी पे तोपों से वार किया जाता था। और बाबर ने 2 महान तोपची भारत बाबर लाया था, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा। ये साथियों दोनों बड़े तोपची थे बाबर के। इन्हीं तोपचियों के बल पे बाबर युद्ध को जीता था। साथियों, आगे बताना चाहेंगे इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो थे गुरु नानक देव जी। यद्यपि संत थे, उनसे युद्ध से बहुत मतलब नहीं था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी थे। आगे साथियों, अब यहां से सवाल उठता है, जो राणा सांगा पे शक की सुई जाती है कि राणा सांगा ने बुलाया था। देखिए साथियों, राणा सांगा के मन में बात थी कि बाबर आएगा, हिंदुस्तान को लूटेगा और चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर यहां रुक गया। बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि यहाँ 3-3 ऋतुएं बदलती हैं, यहाँ मौसम बड़ा खुशनुमा होता है, यहाँ रोजा खोलने के लिए विभिन्न मौसम में ताजे फल मिलते हैं। ऐसा बाबरनामा में बाबर ने लिखा। तो मन दिल लग गया, रुक गया। और जब वो यहाँ रुक गया तो राणा सांगा या राजपूतों में खलबली मचना तय था। और ऐसे में अब राजपूतों से बाबर का
युद्ध होना निश्चित हो गया और अगली परिणति खानवा के युद्ध में हुई। साथियों, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया और जहां एक तरफ हिंदुस्तान की उस जाति का सामना करना पड़ा बाबर को जो तलवार को चूम कर निकला करते थे, जिनके लिए युद्ध ही धर्म था, युद्ध ही ईमान था और युद्ध ही कार्यशैली थी, युद्ध ही जीवन शैली थी राजपूतों की। ऐसे राजपूतों से बाबर का सामना पड़ा। बाबर युद्ध के मैदान में हारने वाला था। उसने जिहाद का नारा दिया, अपने सैनिकों को उकसाया, युद्ध स्थल पर शराब की बोतलें तोड़वाई और कसमें खाई। कुल मिला के इन किन प्रकार से बाबर ने युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उधर हमने आपसे कहा कि रणबांकुरों की तलवारें प्यासी थी। घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजपूत हार गए। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि राजपूत हार गए और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। यद्यपि राणा सांगा युद्ध के मैदान में नहीं मारे गए थे, बाद में मरे थे। साथियों, अब बाबर का हिंदुस्तान में रुकना निश्चित हो गया, क्योंकि बाबर का अगला शक्तिशाली जो प्रतिद्वंदी था वह युद्ध के मैदान में हार चुका था। आगे साथियों, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया। चंदेरी के शासक मोदनी राय और बाबर के मध्य में। हम आपको बताना चाहेंगे, पानीपत के युद्ध में जो अफगान हारे थे वे अफगान मेवाड़ में राणा सांगा के साथ लड़े, हार गए। वही अफगान मोदनी राय के साथ लड़े, हार गए। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ और इस युद्ध में एक तरफ बाबर और एक तरफ अफगान। यहां भी घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में हार गए कौन? अफगान हार गए। साथियों, ये भयानक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में एक बार पुनः अफगान पराजित हुए, अंतिम रूप से अफगान। घाघरा के युद्ध में साथियों विजय श्री लगने के बाद अब बाबर निष्कंटक रूप से एकदम निर्द्वंद होकर भारत की गद्दी पर बैठा और यद्यपि बाबर सत्ता का जो सुख था वो नहीं ले पाया। 29 मई 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई साथियों, और बाबर को नूर अफगान आगरा में एक बाग थी जो बाबर ने लगवाया था, वहां पे दफनाया गया। बाद में बाबर को काबुल ले जाके दफनाया गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। साथियों, बाबर की उपलब्धियों पे थोड़ा सा फोकस डाला जाए, देखा जाए बाबर की पहली जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसने बाबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। एक ऐतिहासिक पुस्तक तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में बाबरनामा का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराया और मुबैयान नामक पद शैली की रचना की। साथियों, बाबरी मस्जिद उसका सेनापति मीर बाकी गिरवाया था, बनवाया था और राम जन्मभूमि मंदिर को गिराकर। आपको बताना चाहेंगे कि कहीं न कहीं से जहर बोने का काम मीर बाकी ने किया था और उसका जो चरम परिणत है वो आज सामने आया। देखिए साथियों, इतिहास का जो अध्ययन है वो राग द्वेष से हट के होना चाहिए। एक समीक्षात्मक अध्ययन होना चाहिए इतिहास का। इतिहास के विद्यार्थी को और इतिहास के शिक्षक को, दोनों को इस बात पर विश्वस्त होना चाहिए कि एक समीक्षात्मक अध्ययन क्या होगा, इसका गहरा मूल्य क्या होगा। साथियों, बाबर ने जिस महान मुगल साम्राज्य की नींव यहां रखी, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यदि बाबर अस्थायित्व तो नहीं कर पाया था, क्योंकि उसको समय ही नहीं मिला। वो भारत आया, 4 वर्षों में लगातार युद्ध ही किया। ऐसी स्थिति में कोई संगठित शासन, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाया। हाँ, उसके
उसकी आने वाली पीढ़ियों ने भारत को एक अपने आप में बहुत ढेर सारी चीज़ें दी, जिसका अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। साथियों, इस क्लास में हमने बाबर के जीवन चरित्र और युद्धों और उसके वंश वृक्षों की चर्चा की। आशा और विश्वास है कि आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।